शालिराना, आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सकें और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकें। कोई भी सवाल आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में शामिल होने का। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #आस्क योर मनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख दीजिए। तो ये तो रहा तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। इसके अलावा आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारे साथ आज है फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रवीण वाजपेयी। प्रवीण से आपके सवालों पर तो राय लेंगे ही, लेकिन उससे पहले बात करेंगे वॉलेटिलिटी इंडेक्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स से आपका लेना देना क्या है। दरअसल आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी होती हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती हैं। और स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन क्या रह सकती है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये काफी इंडिकेशन हमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स से मिलती है। और स्पेशली जिस तरीके का मार्केट फिलहाल देखने को मिल रहा है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स की रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो योर मनी का पर्पस सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर बनाना ही नहीं है, बल्कि आपकी नॉलेज को भी इंप्रूवाइज करना है, आपकी एजुकेशन अवेयरनेस भी फैलाना है, स्पेशली आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ। प्रवीण, वेलकम टू द शो। तो बताइए पहले तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता क्या है, क्या रेलेवेंस है इसकी, समझाइए प्लीज। नमस्कार दीपाल जी, जैसे आपने बोला कि फॉर इन्वेस्टर्स हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि जब हमें समझना होता है कि मार्केट्स किस रुख में जा रही है तो हम एक ब्रॉडर बेंचमार्क इंडेक्स का मूवमेंट देख लेते हैं। आज जैसे सेंसेक्स में 900 पॉइंट की गिरावट आई, निफ्टी करीबन 260 पॉइंट से गिरा है और इसको हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ईयर टू डेट क्या रिटर्न्स रहे हैं। पिछले 5 दिन में जैसे हम देख रहे हैं भारी गिरावट थी, यहाँ पे हमें एक प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगा है ब्रॉडर मार्केट्स का। ऐसे ही जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है ये हमें एक प्रोजेक्शन दे देता है कि आने वाले 30 दिनों में मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी रहने वाली है। अब वोलेटिलिटी मतलब कि कितनी प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकती है, उतार चढ़ाव कितना ज्यादा होगा और अनसर्टेनिटी का फैक्टर कितना रह सकता है। अब वोलेटिलिटी क्योंकि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी के साथ जुड़ी हुई है, इसको हम एक तरीके से रिस्क, फियर और स्ट्रेस इन वर्ड्स के साथ सिनोनिमस लेके चलते हैं। इसीलिए वोलेटिलिटी इंडेक्स एक तरीके का फियर इंडेक्स भी है। जब वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है यानी कि मार्केट्स में ऐसे कुछ ट्रिगर्स है जो आने वाले समय में दर्शाते हैं कि मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। जबकि इसका ये बिल्कुल इम्प्लाई नहीं होता है कि वो वोलेटिलिटी दीपाली जी हमेशा नेगेटिव ही होगी। किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, पर वोलेटिलिटी क्योंकि ये इंडेक्स दर्शाता है, ये एक तरीके का अनसर्टेन एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है एंड ये इन्वेस्टर्स को आने वाले 30 डेज में ये जो इसकी कैलकुलेशन है जैसे की जाती है, 31 दिनों का अनुमान देता है कि मार्केट का क्या रुख रह सकता है। इस टाइम पे अगर हम इंडिया में देखें, वोलेटिलिटी इंडेक्स करीबन 11.5 के करीब है और इसको हम एक एनुअलाइज्ड टर्म्स में देखते हैं परसेंटेज में, यानी कि एक 11% का उतार चढ़ाव एक ब्रॉडली अगर देखें एक एनुअलाइज्ड बेसिस पे हम लेके चलते हैं। बट ये एक स्टैंड अलोन नंबर के तरीके से नहीं देखा जा सकता है। कोविड के टाइम पे जब मार्च 2020 की गिरावट आई थी तब इंडिया का खुद का वोलेटिलिटी इंडेक्स जो था वो करीबन 83 पे चला गया था और वोलेटिलिटी इंडेक्स ग्लोबली ट्रैक किया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार 1993 में जो शिकागो ऑप्शंस इंडेक्स है उन्होंने शुरुआत की थी और इंडिया में ये बाद में निफ्टी लेके आए और इसकी कंप्यूटेशन वो निफ्टी इंडेक्स के जो ऑप्शंस की ओपन बुक होती है उसकी बेसिस पे करते हैं। पर ये एक बहुत अच्छा मेजर है मार्केट के मूड को समझने का, कितना इस टाइम पे फेयर है, कितना ग्रीड है, किस टाइप का इन्वेस्टर्स का बिहेवियर रह सकता है, उसको दर्शाता है। ओके, चलिए, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, क्या रेलेवेंस है इसकी, क्या इंडिकेशन इस इंडेक्स से मिलती है, तब सब बातें आपको प्रवीण ने समझाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं आपके क्वेश्चंस को और जी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं एमपी से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सिंह साहब बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, इनका सवाल ले लेते हैं। 46 इयर्स इनकी एज है और जो इनकी एसआईपी चल रही है
वो 28,100 रुपीज़ के आसपास की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 13 लाख रुपए। इनफैक्ट रिकनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, लेते हैं उनका व्यू। सिंह साहब, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। आसपास की है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 13 लाख रुपए। इनफैक्ट रिकनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। प्लीज टीवी के जरिए बात मत कीजिए, टीवी की वॉल्यूम कम करके अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो। चलिए प्रवीण, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। इनसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि टीवी के थ्रू बात कर रहे हैं, इसीलिए डिलेड ऑडियो मिल रही है। इनके 13 लाख रुपए की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 28,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। 15 इयर्स में जो ये विजन लेके चल रहे हैं वो है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का। अब बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। इनका पोर्टफोलियो अगर मैं बता दूं तो इनके पास काफी सारे फंड्स हैं। एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड इनके पास है, एसबीआई स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, डीएससी मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कोड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए। जी दीपाली जी, इनकी जो 28,000 की एसआईपी है और जो इनको ऑलरेडी लमसम जमा हो चुका है इनके पास 13 लाख का, अगर उसके साथ हम 11% के ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे चले तो इनका जो टारगेट है 2.5 करोड़ का 15 साल में, उसमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहेगा, थोड़ा डेफिसिट है। या तो इनको अपनी एसआईपी आज ही लगातार, अगर ये मतलब एक सिंगल गो में बढ़ाना चाहते हैं तो करीबन 13,000 से बढ़ाने की जरूरत है। वरना ये हर साल एक 7% का अगर स्टेप अप कर लेंगे तो भी ये अपने टारगेट को मीट कर लेंगे। तो यानी कि थोड़ा इंक्रीमेंट से ये अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज करीबन 2 करोड़ ये जमा कर लेंगे जो करंट एसआईपी और जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके साथ। इनका जो पोर्टफोलियो है क्योंकि काफी लंबे समय का है, 15 साल का है, उसमें सारे ही अभी एक्टिव फंड्स हैं और थोड़ा डुप्लीकेशन भी है। फ्लेक्सी कैप से 2 है, एक लार्ज कैप भी है, मिड कैप में 2 हैं। तो मेरी राय ये रहेगी दीपाली जी कि एक तो ये अपने लार्ज कैप को एग्जिट कर जाएं जो एक्सिस का है इनके पास। इसके अलावा इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक और एचडीएफसी का, जिसमें इनके पास कॉर्पस ज्यादा बन चुका है, उसको कंटिन्यू कर ले। दोनों अच्छे फंड्स हैं पर हमें दोनों फंड्स की पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट नहीं है, एक को डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हैं। इसकी जगह ये डीएसपी का या किसी और फंड हाउस का, एचडीएफसी का इक्वल वेट निफ्टी का एक इंडेक्स जोड़ लें। कोई भी इनके पास पैसिव स्ट्रैटेजी नहीं है। और मिड कैप्स में भी एक ही मिड कैप फंड को कंटिन्यू करें, कोटक इमर्जिंग इक्विटी को ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो एडेलवाइस का बैलेंस्ड एडवांटेज है, ऑल्दो इस जर्नी में उनको जरूरत नहीं है एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, उसको क्योंकि हम कल को एसडब्ल्यूपी के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पास। ओके चलिए, तो पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है, क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं वो आपको बताया गया है प्रबलीन की तरफ से। इंडेक्स फंड एक आप ऐड कीजिए, एक्सिस ब्लू चिप से आपको निकलने की सलाह है, पीपीएफएस या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इनमें से कोई एक ही फंड आप रखिए। रही बात आपके गोल अमाउंट की, तो थोड़ा सा एसआईपी एलोकेशन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा 7% के आसपास का, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है। आप इन्वेस्टेड रहिए, अपने गोल को हासिल कर लेंगे। संदीप हैं अगले कॉलर नई दिल्ली से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। संदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है, तो मैंने कुछ अलग अलग टारगेट मैंने सेट किए थे 6 साल में और 12 इयर्स में और 30 इयर्स काइंड ऑफ। तो थोड़ा सा उसमें एडवाइस लेना था। एक तो जो फंड सिलेक्शन है, इज इट फाइन और आई नीड टू चेंज द फंड्स, और कुछ मेरा इक्विटी में भी है विच इज ऑलमोस्ट लाइक 15-16 लाख जो ऑलरेडी इक्विटी में इन्वेस्टेड है, तो कैसे वो टारगेट्स अचीव कर सकते हैं मैम। पूछ लेते हैं। तो आप कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं 2 to 3 लाख ईयरली, जो आपने डिटेल्स भेजी थी उसके बेसिस पे? जी मैम, वो हम टॉप अप करते रहेंगे। तो वो इक्विटी में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए, वो भी आपसे गाइडेंस चाहिए था। पूछ लेते हैं। तो 2 से 3 लाख का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 3 गोल हैं इनके, 6 साल में 15 लाख, 12 साल में 30 लाख, 25 साल में 1.5 करोड़, 10,500 की एसआईपी चल रही है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है इनके पास 3,000 रुपए महीने की, उसमें एसआईपी है। टाटा डिजिटल इंडिया में 2,500 रुपए पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी में 2,000 रुपए पर मंथ। 3 और फंड है जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एक्सिस गोल्ड फंड है, यहाँ 1,000 ईच ही डाल रहे हैं। और साथ ही एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सालाना 50,000 के आसपास का। तो बताइए इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर आपके सजेशंस।
जी दीपाली जी, इनके 3 गोल्स इनने मेंशन किए हैं। जो पहला गोल है वो करीबन 6 साल दूर है, इस पे 15 लाख इनको चाहिए। अगर हम 15 लाख को सेम फिगर लेके चले, इन्फ्लेशन को हम ना जोड़े, तो इनको उसको ये करीबन 15,000 की एसआईपी से अचीव कर सकते हैं, या आज की तारीख में करीबन 8,500 लाख के लमसम से। तो अगर इनके पास, जैसे बता रहे हैं, स्टॉक्स का लमसम है और अगर हम पोर्टफोलियो रिटर्न्स 11 लेके चल रहे हैं, तो ये कुछ अमाउंट एलोकेट कर सकते हैं अपने पहले गोल के लिए। पर अगर हम वहां पे क्योंकि इनके बच्चे छोटे हैं, अगर ये एजुकेशन के लिए है और मैं 8% का इन्फ्लेशन लेके चलूं, तो वही गोल 24 लाख बन जाएगा, जिसके लिए एसआईपी को या तो 24,000 का करना होगा, या लमसम इनको साइड में आज ही 13.5 लाख के करीब रखना होगा। तो ये हो गया इनका पहला गोल। सेकंड गोल इनको चाहिए 30 लाख 12 साल बाद। ये थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे कम एसआईपी, यानी कि सिर्फ 10,000 की एसआईपी से भी वो गोल पूरा हो सकता है, या फिर करीबन 8.5 लाख का लमसम। और अगर हम यहाँ पे भी इन्फ्लेशन को अब जोड़ लें कि ये 30 लाख इनको क्योंकि 12 साल बाद चाहिए, तो ये 30 लाख उस टाइम पे 76 लैक्स बन जाएंगे। मतलब आज के जो 30 लाख है वो तो अगर ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड लेके चलते हैं एजुकेशन गोल को, तो उसके लिए एसआईपी करीबन 25,000 की करनी होगी, या फिर इनको 22 लाख का आज ही लमसम रखना होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एसआईपी एंड लमसम भी कर सकते हैं संदीप जी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल दीपाली जी ने मेंशन किया है, जो इनका रिटायरमेंट का है, इनने सिर्फ 1.5 करोड़ का टारगेट सेट किया है 25 साल के बाद, जो मुझे लगता है बहुत ही कम है। वैसे तो ये जो रकम है ये करीबन 9-9.5 हजार की एसआईपी से आराम से जुटा पाएंगे, क्योंकि 25 साल का समय है। पर अगर हम उनका घर का खर्चा आज सिर्फ 50,000 लेके चले, तो उस रकम को जब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं और रिटायर होने के बाद जब अगर हम करीबन 85 ईयर्स तक की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेके चले, इनको जो रिक्वायरमेंट होगी एक रिटायरमेंट कॉर्पस की, वो ऑलमोस्ट 7 करोड़ है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू जो इनने खुद फिगर दिया है। तो मैं संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको अपने सारे गोल्स को एक बार रिव्यू करवाना चाहिए किसी के साथ, एक बार किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के, किस इन्वेस्टमेंट में ये कौन से प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कौन से गोल के लिए उसको डिसाइड करना चाहिए। ब्रॉडली इनका जो पोर्टफोलियो है, मेरे ख्याल से अगर इनको ईएलएसएस की जरूरत नहीं है, उसको चाहे एग्जिट कर ले, एक इंडेक्स फंड को डेफिनेटली जोड़े। मैं एक लार्ज मिड इंडेक्स फंड की सलाह दूंगी, और जो एडिशनल इंक्रीमेंट है मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स में करिए। अगर आप कल को बिजी होंगे अपनी लाइफ अपनी जॉब के साथ, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में शायद उतना ध्यान ना दे पाए, तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स एक ज्यादा आसान और कन्वीनियंट रूट होगा आपके लिए। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, साथ ही आपको क्या बदलाव करने हैं पोर्टफोलियो, वो सजेशन भी दिया है प्रबलीन ने। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताई गई है वो ये कि आप किसी वित्तीय सलाहकार के साथ बैठ के एक बार थोड़ा सा अपने गोल्स को रीडिफाइन कीजिए और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स प्लान कीजिए। सजेशन आपके लिए प्रबलीन की तरफ से रहेगा। लेकिन चलिए बात करेंगे विवेकानंद से, उड़ीसा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विवेकानंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा अभी 4,50,000 का म्यूचुअल फंड चल रहा है। एक्सिस ब्लू चिप में 3,000 और पराग परिक में 1,000, पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड, और कानाडा रोबिको में 3,000 और मोतीलाल ओसवाल में 1,000 और कोटक इमर्जिंग फंड में 1,000। ये सही है रिटायरमेंट के लिए, क्या कुछ बदलाव चाहिए? ओके, तो इन्होंने पोर्टफोलियो तो आपको बताया और 15 साल में रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 10,000 की इनकी टोटल एसआईपी है और प्रबलीन में इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू आपको बता दूं वो है लगभग 4.5 लाख रुपए। तो बताइए इनके पोर्टफोलियो के फंड्स कैसे हैं, कुछ बदलाव की जरूरत है क्या, प्लस क्या सजेशंस आपके? दीपाली जी, इनका जो टारगेट है 1 करोड़ का 15 साल में, जो इनकी करंट एसआईपी है 10,000 की, और पोर्टफोलियो वैल्यू के साथ अगेन यहाँ पे डेफिसिट होएगा। इनको करीबन 10% का सालाना स्टेप अप करना चाहिए अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, या फिर अपनी एसआईपी को आज ही से 7,000 से बढ़ाने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से स्टेप अप ज्यादातर कन्वीनियंट ऑप्शन है। थोड़ा सा हर साल इंक्रीमेंट होता ही है सैलरी में, तो आप 10% से अपनी सालाना एसआईपी इंक्रीज करिए। जो इनका पोर्टफोलियो है, अगेन सारे एक्टिव फंड्स हैं। 15 इयर्स का पोर्टफोलियो है, 2 मिड कैप, 2 लार्ज कैप और 1 फ्लेक्सी कैप।
मेरी सलाह होगी कि एक लार्ज कैप को कंटिन्यू करें आप, कैंडर रोबेको को आप कंटिन्यू कर लीजिए, दूसरे फंड को एग्जिट करिए। मिड कैप में आप कोटक इमर्जिंग को कंटिन्यू कर लीजिए, साथ में आप पराग पारेख को कंटिन्यू करिए। अगर थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं तो एक स्मॉल कैप को ऐड किया जा सकता है, और उससे मेरे ख्याल से इनका पोर्टफोलियो काफी कंप्लीट हो जाएगा। बट क्योंकि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है, तो मेरी डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अभी से ही थोड़ा सा इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि इन्फ्लेशन को देखते हुए रिटायरमेंट कॉर्पस जितना बड़ा बन सके उतना बेटर है। और इसी के साथ आपने 1 करोड़ का एक स्टैंडर्ड फिगर ले लिया है। आई होप कि आपने अपने महीने के खर्चे के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की है। अगर नहीं की है तो एक बार आप डेफिनेटली प्लीज उसको रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए जिसमें कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स शामिल हैं। प्लस आपके पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो एसआईपी आपको ज़्यादा लगेगी, तो आप या तो हर साल बढ़ाइए अपने एसआईपी अमाउंट को 10% स्टेप अप, या फिर एक साथ भी बढ़ा सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो ये तो रहा सजेशन विवेकानंद जी के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन को लेंगे। प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई है, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ मौजूद। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक और सवाल लेते हैं जो ईमेल के थ्रू हमें मोहम्मद फिरोज ने भेजा है बोकारो से। मंथली एसआईपी है 3200 रुपए की, फिलहाल 50,000 इन्होंने जोड़ लिए हैं पोर्टफोलियो में। 7 से 10 साल में 30 लाख का विजन लेके चल रहे हैं। फंड्स 3 है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी 1100 रुपए महीना, आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप फंड 1100 रुपए महीना, टाटा स्मॉल कैप 1000 रुपए महीना। छोटा पोर्टफोलियो, अपनी सेविंग से ये निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं। बताइए प्रवीण, तीनों फंड्स कैसे हैं, प्लस इनका गोल कितना पॉसिबल लग रहा है इस एसआईपी अमाउंट के साथ? जी दीपाल जी, बहुत अच्छा है क्योंकि इन्हें 7 to 10 इयर्स का एक गोल रखा है अपने लिए प्लॉट लेने के लिए। बट थोड़ी सी एसआईपी वैल्यू यहाँ पे कम है जो ये मंथली कर रहे हैं, और इनको गोल इनका अचीव नहीं हो पाएगा जितनी अभी करंट इन्वेस्टमेंट है उसके साथ। एक एक्स्ट्रा एसआईपी अगर हम 7 साल का होराइजन लेके चले तो भी इनको 18-19 हजार की एक्स्ट्रा एसआईपी करने की जरूरत पड़ जाएगी।
और अगर हम 10 साल का होराइजन लेके चले तो भी करीबन 11,000 से इनको अपनी एसआईपी बढ़ाने की जरूरत है। दीपाली जी, 11% के रिटर्न पे चल रहे हैं। अगर हम लोग रिटर्न को ज्यादा भी लेके चले, 15% भी ले लें, तो भी डेफिसिट आ रहा है और एसआईपी की जो आस्क है वो सिर्फ 2 या 3 हजार से कम हो रही है। बिकॉज जो हमारे पास कंपाउंडिंग का टाइम है वो 7 से 10 साल का ही है। अगर यही चीज 15 या 20 साल के लिए चली जाए तो बहुत छोटी रकम से भी बड़ी रकम को हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ इनको एसआईपी बढ़ानी होगी। और इनका पोर्टफोलियो क्योंकि छोटा है, मैं बहुत चेंजेस नहीं सजेस्ट करूंगी। अगर एसआईपी अपनी बढ़ा पाएंगे तो मुझे लगता है इन्हीं फंड्स में थोड़ी एलोकेशन ले लें और इसके साथ एक मिड कैप फंड को जोड़ लें, तो उससे इनका पोर्टफोलियो और होलिस्टिक हो जाएगा। मिड कैप फंड्स के कुछ नेम सजेस्ट कर सकती हैं क्या प्रबलीन इनको? जी, मेरे ख्याल से सीधा मिड कैप इंडेक्स फंड को ये चुन सकते हैं। इनके पास कोई भी पैसिव स्ट्रैटेजी भी नहीं है, तो जो निफ्टी 150 इंडेक्स फंड को चुन ले। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई डिफरेंट फंड हाउसेस के द्वारा ये अवेलेबल। ओके, तो क्लियरली 30 साल का टारगेट पूरा करने के लिए 10 साल में आपको 11,000 की एसआईपी लगेगी। 32 रुपए महीना आप फिलहाल डाल रहे हैं। एक साथ भी नहीं बढ़ा सकते, धीरे धीरे बढ़ा दीजिए अपनी एसआईपी को। 1,000, 2,000 करके आप बढ़ा सकते हैं हर साल, या फिर अपने विजन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। 10 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन लेके चलेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बाकी आपके पोर्टफोलियो के फंड सही है, मिड कैप फंड एक आप ऐड कर सकते हैं अगर एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज करते हैं तो। अनु पांडे हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए, और इनका भी पोर्टफोलियो है, उस पर ही राय लेना चाहते हैं। अनु बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। ये कनेक्टेड नहीं है। 10,000 की एसआईपी चल रही है और इसके अलावा इन्होंने स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 20 लाख के आसपास का। टारगेट ये 10 ईयर्स में 1 करोड़ का लेके चल रहा है। अब इन्होंने कहाँ पैसा लगाया है स्टॉक्स का, उसको हम साइड में कर देते हैं, सिर्फ एसआईपी पर करते हैं फोकस। प्रबलीन, 2 ही फंड्स हैं इनके पास, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 5,000 रुपए महीना, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 5,000 रुपए महीना। अब ये तो क्लैरिटी नहीं है कि कितना टाइम हो चुका है इनको इस एसआईपी को करते हुए, या फिर कितनी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। बट कंसीडरिंग अभी अगर इन्होंने शुरू की है ये 10,000 की एसआईपी, तो 10 साल में 1 करोड़ के लिए कितना और एसआईपी एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा? फंड्स कौन से ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में? जी, दीपाली जी, अगर हम इनका 10,000 की एसआईपी और अगर हम लमसम लेके चले 20 लाख लगाया हुआ है, और अगर हम उसको ब्रॉडर निफ्टी के रिटर्न्स के हिसाब से भी चलें, तो दोनों चीजों को मिला के भी ये अपना टारगेट 10 साल में अचीव एक्चुअली नहीं कर पाएंगे। इनको अपनी 9,000 से एसआईपी को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। पर अगर ये अपना 10 साल से थोड़ा सा एक्सटेंड करके करीबन 13 साल तक चले जाए, इनका जो होराइजन है, तो ये अपनी करंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ फिर अपना गोल अचीव कर पाएंगे विदाउट एनी इंक्रीज इन एसआईपी। और ये सारा हमने एक ब्रॉडर मार्केट के रिटर्न्स 11% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। अगर ये अपनी एसआईपी बढ़ाते हैं, अगर 10 साल में ही अपना अचीव करना चाहते हैं, तो इनके पास एक मिड कैप फंड है और एक ऑलरेडी टाटा का सेक्टोरल फंड है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अगेन निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स ये जोड़ सकते हैं, जो इनको एक लार्ज कैप एलोकेशन देगा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में। और वो सबसे एक स्टेपिंग स्टोन है इनफैक्ट आपका, जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करें, कि आपके पास एक लार्ज कैप में एलोकेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो 19,000 के आसपास की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी 10 साल में 1 करोड़ के टारगेट को हासिल करने के लिए, या फिर आप 10 साल से बढ़ाकर अपना विजन 13 साल का करेंगे तो 10,000 की एसआईपी से अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। ये सजेशन आपके लिए प्रबलीन की तरफ से दिया गया है। चलिए अब पूछते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए प्रबलीन, क्या है आपके टॉप 4 फंड्स? दीपाली जी, 2 पैसिव फंड्स एंड 2 एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड्स में है मार्केट्स को अभी करंट देखते हुए एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो एसबीआई का है। अगर किसी का थोड़ा मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है, इस टाइप पे डिसीजन में है मार्केट के रुख को देखते हुए, तो एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5 to 7 ईयर व्यू के साथ फॉर मॉडरेट रिस्क एपेटाइट। और एक्टिव फंड में दूसरा है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप, जो आपको लार्ज मिड और स्मॉल कैप्स का एलोकेशन देगा। काफी पुराना फंड है ये। और 2 पैसिव स्ट्रैटेजीज हैं। एक जो मैंने सजेस्ट भी किया था कि एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, ये
निफ्टी 50 की सारी 50 कंपनी में 2% का एलोकेशन देता है। जब ब्रॉडर मार्केट रैली रहती है तब ये बेहतरीन करेगा निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, पर हमेशा नहीं। और दूसरा है एडेलवाइज का लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड। ये हमारे टॉप 250 कंपनीज जो इंडिया की हैं 50% लार्ज कैप और 50% मिड कैप का एक कंबाइंड एक्सपोजर देता है। तो आई थिंक ये भी एक अच्छी एडिशन है फॉर अ पोर्टफोलियो। ओके, चलिए, तो ये रहा प्रबलिन के टॉप 4 फंड्स, आप नोट कर लीजिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रबलिन की चॉइस के हिसाब से। एडलवाइज लार्ज और मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। चलिए, तो ये तो रहा प्रबलिन की तरफ से चॉइसेस। शुक्रिया प्रबलिन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।